संगम पर पीएम मोदी ने की पूजा, नौकायन का भी उठाया लुत्फ। अयोध्या में राम मंदिर की वर्षगांठ की तारीख बदली, 22 जनवरी को नहीं होगा आयोजन। एक देश एक चुनाव पर अखिलेश यादव की तीखी प्रतिक्रिया, कहा कि ये बीजेपी के चुनाव जीतने का जुगाड़। आज से ठीक 23 साल पहले संसद पर हुआ था हमला, उपराष्ट्रपति धनखड़, पीएम मोदी समेत नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। प्रयागराज में महाकुंभ थीम पर बनी विश्व की सबसे बड़ी रंगोली, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में होगा दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है ग्राउंड जीरो रिपोर्ट का, तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। पीएम मोदी विश्व स्तरीय कार्यक्रम महाकुंभ की सफलता के लिए कलश का पूजन करते नजर आए। पीएम मोदी रिवर क्रूज के संगम पर पहुंचे हुए हैं। साधु संतों से मिलने के बाद पीएम मोदी पूरी तरीके से पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। साधु संतों से मिलने के बाद उन्होंने गंगा पूजन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद हैं। पीएम मोदी 5500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। अक्षय वट का दर्शन पूजन और परिक्रमा करने के बाद पीएम मोदी संगम तट पर स्थित श्री बड़े हनुमान मंदिर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम पर मां गंगा की पूजा अर्चना करने के बाद अक्षय वट पर मत्था टेके। इसके बाद उन्होंने अक्षय वट की परिक्रमा की। वहीं सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद रहे। पीएम मोदी ने संगम तट पर पूजा की। इसके बाद पीएम मोदी ने सेल्फी पॉइंट पर फोटो भी खिंचवाई। अयोध्या में राम मंदिर की वर्षगांठ की तारीख बदल गई। 22 जनवरी को आयोजन नहीं होगा। दरअसल अयोध्या के राम मंदिर में रामलला को विराजमान हुए लगभग 11 महीने पूरे हो चुके हैं। गौरतलब है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई थी। राम मंदिर ट्रस्ट इस वर्षगांठ को धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि राम मंदिर की वर्षगांठ 22 जनवरी को होनी थी, लेकिन अब इसकी तारीखों में बदलाव कर दिया गया है। हिंदू पंचांग के मुताबिक उस दिन पौष शुक्ल द्वादशी तिथि, इस बार ये तिथि 11 जनवरी को पड़ रही, इसलिए ये उत्सव 11 जनवरी को मनाया जाएगा। 22 जनवरी 2024 को भूतल के गर्भगृह में रामलला की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसका 1 वर्ष हो रहा है। 2025 में प्राण प्रतिष्ठा की पहली जयंती मनाई जाए। भगवान के सभी त्योहार, हिंदू परंपरा के सभी त्योहार भारतीय तिथि से होते हैं। जन्माष्टमी, रामनवमी, विवाह पंचमी, शिवरात्रि, मौनी अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी आदि आदि। तो प्राण प्रतिष्ठा भी भारतीय परंपरा के अनुसार होगी। वन नेशन वन इलेक्शन पर अब अखिलेश यादव की तीखी प्रतिक्रिया सामने आ गई। बीजेपी के चुनाव जीतने का जुगाड़ बता दिया गया। बता दें कि सपा के मुखिया और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने बीजेपी को एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर जमकर घेरा। सपा चीफ ने कहा कि ये बीजेपी के चुनाव जीतने का जुगाड़ है। इसी मुद्दे पर सपा सांसद और पार्टी महासचिव रामगोपाल ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार संविधान के अनुसार काम कर रही है या नहीं, ये देखना है। बीजेपी वाले इमरजेंसी जैसा काम कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को एक लंबा रास्ता तैयार करना है। इससे फायदा भी है, नुकसान भी है। इससे पहले गुरुवार को भी सपा चीफ ने इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव सही मायने में एक अव्यवहारिक ही नहीं, अलोकतांत्रिक व्यवस्था भी है, क्योंकि कभी कभी सरकारें अपनी समयावधि के बीच में भी अस्थिर हो जाती है। तो क्या वहां की जनता बिना लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के रहेगी? अखिलेश यादव ने कहा कि इसके लिए संवैधानिक रूप से चुनी गई सरकारों के बीच में ही पूरी तरीके से चर्चा की बात, जो जनमत का अपमान होगा। दरअसल एक देश एक चुनाव लोकतंत्र के खिलाफ एक तंत्री सोच का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जो चाहता है कि एक साथ ही पूरे देश पर कब्जा कर लिया जाए। इससे चुनाव एक दिखावटी प्रक्रिया बनकर रह जाएगी। जो सरकार बारिश पानी त्योहार नहान के नाम पर चुनाव को टाल देती है, वो एक साथ चुनाव कराने का दावा कैसे कर सकती है? तंत्र का मंदिर सुरक्षित रहा। मुझे याद है बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता यहाँ पर थे और गेट पे भी कई महत्वपूर्ण नेता थे।
हमारे सुरक्षा कर्मियों ने उस समय जो सूझबूझ से और जिस बहादुरी और साहस के साथ उन्होंने उसका मुकाबला किया, उसका परिणाम ये हुआ कि संसद भवन तो बचा ही बचा, बल्कि उस समय बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण नेता देश के बैठे थे, उन सबको बचाया जा सका और देश पूरा आतंकवादियों के हवाले हो जाता। मुझे याद है सबसे पहले जो महिला कांस्टेबल थी कमलेश कुमारी, उसके देखने के बाद सभी सुरक्षा कर्मियों को पता लग गया था कि यहाँ पर ऐसी घटना कोई होने जा रही है। वो मेरे कन्नौज क्षेत्र की थी। उसको जब सरकार की तरफ से पेट्रोल पंप दिया गया तब मैं उसके परिवार से मिला। मैं आज उन परिवारों के प्रति भी अपनी तरफ से सहानुभूति और उनके इस बहादुरी के लिए परिवार का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। सर, संविधान पर चर्चा होनी है, क्या कहेंगे सर? वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, एक भारतीय जनता पार्टी की जुगाड़ है चुनाव जीतने की। सर, ये तो वन नेशन वन इलेक्शन पे संविधान पे चर्चा है आज सर, उस पर सर क्या कहेंगे? 4 दिन की चर्चा होगी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, संविधान हमने और आपने सबकी जिम्मेदारी सुरक्षित रखना। ये संविधान ही है जो हमारा पथ प्रतख है, पथ दिखाता है, हमें रास्ता दिखाता है। यही संविधान हमें सम्मान दिलाता है, संविधान हमारी रक्षा करता है, संविधान हमारी संजीवनी है, संविधान हमारे पीड़ित परिवार के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह है। और अभी तक पीड़ित परिवार और पीड़ित के लोगों को इसने सम्मान दिया है। अब पीड़ित के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि संविधान को बचाएं। और आप में से तमाम पत्रकार साथी हैं जो हर चीज को समझते हैं, दूर से देखते हैं। लोकतंत्र में और खासकर उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने समय समय पे देखा है कि किस तरीके से भेदभाव हुआ है, भेदभाव का सामना किया है। जब न्याय मिलना चाहिए तो न्याय नहीं मिल रहा है। सर, आप मानते सर, हैं सदन में जो लोकसभा में जब समाजवादी पार्टी अपना पक्ष रखेगी संविधान पे, किन किन मुद्दों को एड्रेस करेगी? मैंने आपसे कहा कि न्याय और समानता और जो लक्ष्य। अगली और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां आज से 23 साल पहले संसद की बड़ी खबर सामने आई थी। बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने 23 साल पहले 2001 में संसद पर हुए आतंकवादी हमले में अपने प्राणों की आहुति देने वालों को आज पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी पुराने संसद भवन पर संविधान सदन के बाहर आयोजित एक कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कर्मियों ने कार्यक्रम स्थल पर सलामी दी, जिसके बाद शहीदों के सम्मान में कुछ क्षण का मौन रखा गया। पिछले साल तक सीआरपीएफ सलामी शस्त्र भेंट करती थी। ये हमला 5 हथियारबंद आतंकवादियों ने किया था, लेकिन संसद सुरक्षा सेवा, सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवानों ने हमले को विफल कर दिया और कोई भी आतंकवादी इमारत में प्रवेश नहीं कर पाया था। कई नेताओं को हमले में मारे गए लोगों के परिजनों से बातचीत करते देखा गया। इस हमले में दिल्ली पुलिस के 6 जवान, संसद सुरक्षा सेवा के 2 जवान, 1 माली और 1 वीडियो पत्रकार मारे गए थे। सभी 5 आतंकवादियों को तत्कालीन संसद भवन के प्रांगण में मार गिराया गया था। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां एक बार फिर से प्रयागराज के महाकुंभ को लेकर के चर्चा है। संगम नगरी में 13 जनवरी से महाकुंभ 2025 की शुरुआत होनी, इसके लिए प्रदेश सरकार युद्ध स्तर पर तैयारी करे। महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए नगर निगम ने खास रंगोली बनाई। ये दावा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली है। इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराने की तैयारी है। ये रंगोली यमुना क्रिश्चियन कॉलेज में 55,000 वर्ग फीट एरिया में बनी है। ये करीब 11 टन रंग से तैयार की गई है। रंगोली बनाने में बायोडिग्रेडेबल पाउडर, प्राकृतिक रंग, फूलों की पंखुड़ियों का उपयोग किया गया। सहायक नगर आयुक्त दीपशिखा पांडे के अनुसार रंगोली को 72 घंटे में करीब 50 से अधिक महिलाओं, बच्चों और अन्य कलाकारों ने तैयार किया। इस दौरान नगर निगम की ओर से प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। इसमें विविध प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। युवाओं ने नुक्कड़ नाटक और स्वच्छता का संदेश दिया, जबकि स्कूली बच्चों ने ग्राउंड में परेड निकाली। 7 दिसंबर से बनाई जा रही इस रंगोली का
औपचारिक उद्घाटन रविवार को हुआ। गुरुवार को समापन पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि रूप में प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने नगर निगम टीम की सराहना की। डिप्टी सीएम ने कहा कि ये कुंभ की रंगोली है, ये सुरक्षित कुंभ के लिए रंगोली है। हर दृष्टि से ये कुंभमय है। नगर निगम नए नए कीर्तिमान ऐसे ही बनाता रहेगा। प्रयागराज नगर निगम के महापौर हैं। इन्होंने जिस दिन शपथ महापौर के रूप में ली थी, उस दिन गंगा मैया का जल अपने सर में रख करके संकल्प लिया था कि हम स्वच्छ प्रयागराज बनाने के लिए जितना अधिक से अधिक समय लगा करके कार्य कर सकते हैं, स्वयं भी करेंगे। ये बहुत परिश्रम करते हैं, इनके परिश्रम की भी सराहना करता हूं। और आज यहाँ विश्व की सबसे बड़ी रंगोली, जिसका ग्रीनिज बुक ऑफ अवार्ड के माध्यम से इनको अवार्ड भी मिल गया है, मैं इसकी भी बधाई देता हूं। और प्रयागराज में चूंकि कुंभ 2025 हो रहा है, कुंभ प्रयागराज का हो तो वह दुनिया का, संसार का सबसे बड़ा आयोजन हो जाता है। तो यह कुंभ की रंगोली, प्रयागराज कुंभ 2025 के लिए रंगोली है, और स्वच्छ कुंभ के लिए रंगोली है, सुरक्षित कुंभ के लिए रंगोली है, पर्यावरण के अनुकूल जो कुंभ होने वाला उसके लिए रंगोली है। तो हर दृष्टि से यह कुंभमय हो गया है। मैं इसके लिए बहुत बधाई देता हूं और मुझे आशा और विश्वास है कि प्रयागराज नगर निगम नए नए कीर्तिमान बनाता रहेगा। प्रयागराज विश्व का केंद्र है और मेरे मन में सदा यह कल्पना रहती है कि दुनिया के अंदर अगर कोई देश नंबर 1 पे हो तो भारत हो, और भारत के अंदर कोई नंबर 1 का प्रदेश बने तो उत्तर प्रदेश हो, और देश भर के अंदर अगर कोई नगर निगम या जनपद सबसे उत्कृष्ट बने तो वो प्रयागराज हो, और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी का शुभागमन है। कई परियोजनाएं हैं जिनका कल लोकार्पण करने का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा, जो कुंभ मेले की दृष्टि से भी हैं, संगमेरपुर धाम की दृष्टि से भी हैं, रेलवे की भी परियोजनाएं हैं, एयरपोर्ट से संबंधित भी परियोजनाएं हैं। ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जिनका कल लोकार्पण होगा, जनता को सेवा में समर्पित करने का काम होगा। हम सब आतुर हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयाग आगमन पर उनके स्वागत के लिए। अगली और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले। इससे पहले पार्टियां जनता को लुभाने में व्यस्त है। वहीं कांग्रेस पार्टी एक बार फिर दिल्ली में अपना दमखम लगाने को तैयार है। कांग्रेस इस बार काफी एक्टिव नजर आ रही है। बीते दिनों कांग्रेस ने दिल्ली में न्याय यात्रा निकाली थी। वहीं एक कदम और आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। पार्टी ने आप के संयोजक केजरीवाल के खिलाफ शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को टिकट दिया। वहीं संदीप दीक्षित भी केजरीवाल को पछाड़ने की पूरी तैयारी में। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका तीखा अंदाज भी देखने को मिला। जरा आप भी सुनिए। भी देखा होगा, मैंने हर मौके पे जब भी इन्होंने या तो अपनी वायदा खिलाफी की, या दिल्ली के साथ गद्दारी की, या भ्रष्टाचार किया, या काम नहीं किया, उसका उल्लेख करता रहा। और आपको याद होगा, मैं आज से 7-8 साल पहले से आप लोगों से कह रहा था कि जिस तरीके का भ्रष्टाचार इस सरकार में हो रहा है, जब बाहर आएगा तो आप लोग इस बात का समझ भी नहीं पाएंगे कि कितनी भ्रष्ट कोई सरकार हो सकती है। खैर, समय आते आते बहुत सी चीजें जो मैंने उस समय कही थी सब सच निकली हैं। तो शायद एक मौका भी है दिल्ली की जनता को बताने का कि किस तरीके का उन्होंने मुख्यमंत्री चुना, जो शायद हिंदुस्तान के इतिहास में इतना एक तरीके से शब्द तो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, इतना घटिया काम करने वाला शायद कोई मुख्यमंत्री रहा हो। और मेरे हिसाब से ये चुनाव कोई विधायक के जीतने का चुनाव नहीं होगा। ये दिल्ली में इस तरह का मुख्यमंत्री का दोबारा या तिबारा कभी आना चाहिए, दिल्ली छोड़िए किसी प्रदेश में, उस चीज का चुनाव होगा। जो उनका पुराना क्षेत्र रहा शीला जी का, तो 15 साल उन्होंने वहां प्रतिनिधित्व किया, काम किए वहां पर। आपको लगता है कि वो आपको ऊपर चीजें बेनिफिट देंगी, क्योंकि आप चीजों के देखिए लोग जो है 10 साल के केजरीवाल के कार्यकाल के काम और 15 साल के कांग्रेस की, क्योंकि वो कांग्रेस की ही वो विधायक थी और एक मुख्यमंत्री भी थी, दोनों के कामों को आपस में जोड़ेंगे भी। और बात केवल स्थानीय काम की, विधानसभा के काम की नहीं होती, क्योंकि ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं, मुख्यमंत्री की भी इनको जवाबदेही देनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सा वोट तो इसलिए पड़ता है क्योंकि आप मुख्यमंत्री रहे। तो दोनों पर हम इनको नापेंगे। इनके 10 साल, शीला जी के 5 साल से हम 15 साल तो छोड़ देते हैं, 5 साल से ही नाप लें तो आधे से कम जाकर गिरते हैं। तो वो तो सब आंकड़े जब समय आएगा हम उसकी बात करेंगे। एक मुझे जरूर इसमें मौका दिखता है कि पिछले 8-10 साल में जब भी हम तथ्यों के साथ और सत्य को देकर इसकी आलोचना किया करते थे, तो हम लोगों को जो एक स्वायत्त मीडिया से उम्मीद थी कि ये बातें जनता तक वो लेके जाएंगे,
शायद किसी कारण से वो लोग हिचकते थे। अब हो सकता है उसमें लक्ष्मी जी का योगदान हो या किसी और चीज का, सरस्वती का योगदान तो नहीं है, लक्ष्मी जी का योगदान जरूर दिखता था। इस चुनाव में कम से कम कैंडिडेट हैं तो हो सकता है, क्योंकि इसमें तो आप समझ लीजिए जो हमारी तीसरी देवी हैं, जो एक चुनाव को युद्ध तो नहीं कहेंगे, लेकिन जब परस्पर दो चीजों के बीच में भिड़ंत होती है तो उस आशीर्वाद को लेकर वो बातें तो हम कह ही पाएंगे, वो लोगों के बीच में जाएंगे भी। लेकिन सर इसको कैसे देखते हैं आप, आपका वहां से लड़ना और बाकी उम्मीदवार जो लड़ाए गए हैं सब जो हैं एआईसीसी के कई नेताओं। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां लोकसभा में राजनाथ सिंह ने इशारों में किस पर निशाना साधा। जी हां, संविधान के 75 साल पूरे होने पर आज लोकसभा में चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम भारतीय संविधान के अमृत महोत्सव के साक्षी बन रहे। 75 साल पहले संविधान निर्माण का काम खत्म किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि 3 साल की मशक्कत के बाद हमें अपना संविधान मिला। जन आकांक्षाओं की प्रेरणा थी। कई सदियों के बाद भारत की तकदीर भारत के लोगों को हाथों में दी गई। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इसे केवल एक पार्टी का बताकर माहौल बनाया गया। ये एक पार्टी विशेष की देन नहीं है। संविधान दिवस पर बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अपनाया था। ये वो दिन था जब हम प्रजा से नागरिक बने थे, ऐसे नागरिक जो सरकार को चुन सकते थे, चुन ही नहीं सकते थे बल्कि सरकार को बदल भी सकते थे। देश में राजतंत्र नहीं था बल्कि जनता शासन था और लोकतंत्र था। राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ लोगों की तरफ से हमारे संविधान के उपनिवेशवाद की बात की जाती। कुछ समय से हमारे देश में यह माहौल बनाया जाता है कि संविधान एक पार्टी का। संविधान निर्माण में बहुत से लोगों की भूमिका को नहीं बताया गया। हमारा संविधान संविधानता संग्राम के हवन कुंड से निकला एक अमृत है। हमारा संविधान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग से सिंचित ये हमारा स्वाभिमान है। स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा होगा, इस बात पर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए थे। सबसे पहले आज जो है संसद पर हुए हमले की हम सभी जानते हैं बरसी है, तो मैं इस लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा करने वाले अपने सारे शहीद सुरक्षा कर्मियों के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने की संसद की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस सदन में भारतीय संविधान के 75 वर्ष की यात्रा पूरी होने पर आयोजित इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम भारतीय संविधान के अमृत महोत्सव के अध्यक्ष महोदय हम साक्षी बन रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 75 वर्ष पहले संविधान सभा ने न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए संविधान निर्माण का महान कार्य संपन्न किया था। लगभग 3 वर्षों के रिगरस डिबेट एंड डेलिब्रेशन के परिणाम स्वरूप हमें हमारा संविधान मिला है। अध्यक्ष महोदय, संविधान सभा ने जो संविधान तैयार किया था वह केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं था, बल्कि जन आकांक्षाओं का वो प्रतिबिंब था। वन नेशन वन इलेक्शन को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने हरी झंडी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी, जिसके बाद राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है। आइए जानते हैं किसने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। देखेंगे वो उसमें है क्या बिल में, वन नेशन वन इलेक्शन किस तरीके से करते हैं और उसका विवरण क्या है, वो सब देखने के बाद रिएक्ट करेंगे। जो बिल आता है वहाँ पर तो डिस्कशन को आएगा, फिर देख लेके बात करेंगे। नहीं, उनके देखो ये कंडीशन तो हमने डाला था कि कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्कशन, उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि दो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें बहुत चल रही है। बहुत से ऑटोनोमस बॉडीज़ को भी ये लोग मिसयूज कर रहे हैं और देश में गवर्नेंस ठीक नहीं है। तो इसलिए हम चाहते थे कि डिबेट कॉन्स्टिट्यूशन पे हो और ताकि सभी लोगों को मालूम हो जाए कि सरकार की गवर्नेंस किस ढंग से चल रही है और लोगों को संविधान के तहत उनके हकूक मिल रहे या नहीं,
ये सारी चीजें आई हैं। अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है जी। अगर संसद में आए, पास भी हो जाए, महिलाओं का आरक्षण बिल पैसे पास हो चुका है, अभी पड़ा हुआ कि नहीं पड़ा, तो परिसीमन होगा, बरसें लग जाएंगी, 29 तक तो ये काम हो नहीं सकता, शायद 31 में कभी हो। सर, इस पूरी एक्सरसाइज का क्या देश को कोई फायदा होगा, जो दावा किया जा रहा है? फायदे भी हैं, नुकसान भी है। जी सर, जो संविधान पे चर्चा आज से शुरू हो रही है संसद में, आपकी पार्टी का क्या इसके अंदर योगदान रहेगा, क्या आपका रुख रहेगा? बोलेंगे लोग संविधान पे क्या योगदान और न योगदान का। संविधान ये एनालिसिस करेंगे कि संविधान में जो लिखा है उसकी मंशा के अनुकूल सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही है, किस किस तरह से संविधान की मूल आत्मा जो है, प्रस्तावना और मूल अधिकार, उनको निगेट किया जा रहा है, उसके खिलाफ काम किया जा रहा है, ये सारी बातें हैं। और बीजेपी वाले इमरजेंसी की बात करें, यही चलेगी और क्या चलेगा। देखिए, यह जल्दबाजी है, उस बारे में कोई ठीक से संशोधन या रिसर्च नहीं किया है। मोदी जी हमेशा अपने मन की बात बोलते हैं, जनता के मन में क्या है या जो अपोजिशन के लोग हैं उनके मन में क्या है उस बारे में कभी सोचते नहीं। ये एक संघ राज्य व्यवस्था है हमारे देश में, अलग अलग राज्य, अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रथाएं। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां पर एक सुंदर सा केक बनाया गया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में इन दिनों केक शो चल रहा है। 50वीं सालाना प्रदर्शनी में तरह तरह के लजीज केक देखने को मिल रहे हैं। प्रदर्शनी माई बेक स्मार्ट के सहयोग से द इंस्टीट्यूट ऑफ बेकिंग एंड केक आर्ट ने आयोजित किया। जायकेदार केक की प्रदर्शनी ने पैलेस ग्राउंड को वंडरलैंड में बदल दिया। इस साल के एक शो की थीम 50 इयर्स ऑफ स्वीट इमेजिनेशन है। ये केक बनाने की जटिल प्रक्रिया को सम्मान देता है। प्रदर्शनी में 20 केक प्रतिष्ठानों की नए प्रस्तुतियां शामिल है। इस साल प्रदर्शनी में 2.8 टन का विशाल केक शामिल है। इसे क्रिसमस ट्री के रूप में डिजाइन किया गया है। एक केक की डिजाइन अयोध्या के राम मंदिर की प्राकृतिक है। मशहूर 50वां सालाना केक शो 1 जनवरी तक चलेगा। Here is a proud moment for kind of being a part of this cake show, and every year we kind of create different themes. For us, it's the end consumer that we are looking at, and that's how we are kind of looking at creating. This year, for us, the theme itself we felt is art, because bakers are also kind of performing some art. If you see art is also perceived with different kind of medium, different trades, different professions. Art is a part of all of us in this day. So each and every creation has its own format of art. Taj Mahal, Vidhan Sauda, London Tower Bridge, all the monuments you have done. Now it is the children's attraction. So now what they are doing is all connected with children and very interesting. This time it's Ram Mandir is Ram Mandir, yeah. highlight of the show. Yeah. Actually, this is supposed to be the highlight, the Christmas tree. But added to that, they also made the lawn. राजधानी दिल्ली के 16 स्कूलों को फिर से बम की धमकी का कॉल आया है। पहली कॉल सुबह 4:30 पर की गई। इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम और दमकल विभाग मौके पर तुरंत पहुंची और अपनी जांच शुरू की। फोन कॉल के अलावा ईमेल से भी धमकी दी गई। अभी तक की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। जिन 16 स्कूलों को धमकी मिली है उनमें भटनागर पब्लिक स्कूल, पश्चिम विहार, कैम्ब्रिज स्कूल, श्रीनिवासपुरी, डीपीएस ईस्ट ऑफ कैलाश, साउथ दिल्ली पब्लिक स्कूल, डिफेंस कॉलोनी, दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल, सफदरजंग इनक्लेव और कटेश पब्लिक स्कूल रोहिणी शामिल है। अभी तक की पुलिस जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। ईमेल में भेजी गई धमकी में कहा गया है कि ये ईमेल आपको सूचित करने के लिए है कि आपके स्कूल परिसर में कई विस्फोटक हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप सभी अपने छात्रों के स्कूल परिसर में प्रवेश करते समय उनके बैग की बार-बार जांच नहीं करते। इस एक्टिविटी में एक सीक्रेट डार्क वेब ग्रुप
शामिल है और कई रेड रूम भी है। बम बिल्डिंग को नष्ट करने और लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। आज से 14 दिसंबर तक यानी कल दोनों दिनों में एक अपेक्षित पेरेंट टीचर मीटिंग होने वाली है। धमकी में आगे कहा गया है, हमारे गुप्त सूत्रों के माध्यम से यह भी पुष्टि की गई है कि जिन स्कूलों को धमकी दे रहे हैं उनमें से एक स्कूल फिलहाल अपने खेल दिवस के लिए मार्चिंग कर रहा है, जिससे छात्र एक मैदान में इकट्ठा होते हैं, एक बड़ी भीड़ जुटती है। 13 दिसंबर 2024 और 14 दिसंबर 2024 ये दोनों दिन आपके स्कूल में बम धमाके हो सकते हैं। 14 दिसंबर को एक निर्धारित पेरेंट टीचर मीटिंग है और इस दिन बम विस्फोट होने का बड़ा फायदा है। यह गोपनीय है कि बम धमाका 13 दिसंबर को किया जाएगा या 14 को, लेकिन यह निश्चित है कि बम अभी लगाए गए हैं। फिलहाल ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।